अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने किया अटल जी को नमन। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना पर कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में आहूत होगा मानसून सत्र। विधायकों ने भेजे 499 प्रश्न। कोलकाता प्रकरण के विरोध में ऋषिकेश एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। आईएमए के आह्वान पर कार्य बहिष्कार का ऐलान। स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखा असर। ओपीडी में कम संख्या में देखे गए मरीज। प्रदेश में रक्षाबंधन के चलते अभी से ट्रेन फुल। 100 तक पहुंची वेटिंग। घर जाने के लिए करनी पड़ेगी जद्दोजहद। और गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सर्च अभियान में 3 और 100 मिले। अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज भानस और अब खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग से पहली खबर है। आपको बता दें, प्रभारी सचिव आर राजेश पहुंचे हैं केदार घाटी। केदार घाटी में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का निरीक्षण किया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। मार्ग के पुनर्स्थापन के लिए तेजी से चल रहा है कार्य। तो अधिकारियों को कार्य में गति तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मार्ग की पुनर्स्थापना के लिए तेजी से कार्य के निर्देश दिए गए हैं। तो रुद्रप्रयाग से अहम खबर। प्रभारी सचिव आर राजेश पहुंचे हैं केदार घाटी। केदार घाटी में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश भी दिए हैं। मार्ग पुनर्स्थापन के लिए कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग प्रभारी सचिव आर राजेश पहुंचे केदार घाटी। तो प्रभारी सचिव का ये दौरा केदार घाटी में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कार्यक्रम में 400 से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 1 माह के भीतर 2900 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का लक्ष्य है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सभी सरकारी रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से जल्द भरा जाए। एक बार जोरदार तालियां। पवन कुमार, श्रीमती प्रतिभा, गीता रानी, भावना पर। आज शिक्षा विभाग में 400 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज़्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। न्यायालय में लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, जिसको लेकर सिविल जज एसजी देहरादून ने बताया कि 14 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत देश भर के न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून जिले के भी सभी न्यायालय, जिसमें विकासनगर, चकराता, डोईवाला और ऋषिकेश सभी में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, मोटर दुर्घटना प्रतिकार, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के समसी प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। देहरादून हेडक्वार्टर में विकासनगर, चकराता, डोईवाला, ऋषिकेश सभी जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और ये लोक अदालत 14 सितंबर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले और जो क्रिमिनल के हमारे जो शमनी प्रकृति के वाद हैं और इसके अलावा फैमिली मैटर्स जो भी हैं, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, ऋण मामले, इन सभी मामलों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। वे सभी लोग जो आपसी राजीनामे से अपने मामलों का निस्तारण करवाना चाहते हैं, वे 14 सितंबर से पहले अपने अपने संबंधित न्यायालयों में अपने स्वयं के द्वारा भी अपने वादों को नियत करा सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के प्रतिष्ठित आनंदम रेस्टोरेंट की संसार करने वाली घटना सामने आई। यहां चकराता रोड स्थित रेस्टोरेंट के लेडी बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ मिला है। होटल में खाना खाने पहुंचे ग्राहकों को पता चला तो हंगामा हो गया। देर रात कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि देर रात कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि आनंदम रेस्टोरेंट के लेडी बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, जिस पर वहां कुछ लोगों द्वारा हंगामा भी काटा गया। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर कोई भी डिवाइस नहीं मिली। जिसके बाद कड़ाई से सफाई कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि उसके द्वारा छत में कुछ कटिंग करके वहां पर कभी कभी अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके रख दिया जाता था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की उचित कार्रवाई की जा रही। देखिए, इसमें जो शिकायत प्राप्त हुई, इसमें कल देर रात्रि इस पर मुकदमा 77 BNS में दर्ज कर लिया गया था और चूंकि ये एक मामला संवेदनशील था, इसमें इस तरह के आरोप लगे थे कि वहाँ पर कोई कैमरा या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वॉशरूम में लगाया गया लेडीज टॉयलेट में, और इसको देखते हुए जब वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं जो वहाँ पर काम करते हैं तो सभी को लाके थाने पर पूछताछ की गई थी और पूछताछ उपरांत उसमें जो एक सफाई कर्मचारी जो है उनका, उसके द्वारा पूरी पूछताछ में इस बात को बताया गया कि उसके द्वारा अपने मोबाइल रख के इस तरह से रिकॉर्डिंग की गई थी। उसके बारे में और भी जानकारी की गई तो पता चला वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 1 साल पहले यहाँ पर अपना काम पर रखा गया था और उसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर वॉशरूम वगैरह को साफ सफाई देखना। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर स्थित नगर पालिका में 16 से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय पहाड़ी बाजार का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए कहा कि इस बाजार में शामिल महिला समूह स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वयं निर्मित वस्तुओं को जनता के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा विभिन्न पहाड़ी उत्पाद इस बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से नगर पालिका में लगने वाले इस बाजार में पहुंचकर पहाड़ी उत्पादों को खरीदने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने की अपील की है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस पहाड़ी बाजार का नगर पालिका द्वारा आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा 51 महिला सहायता समूहों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि इस बाजार में जहां एक और महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पहाड़ी उत्पाद बेचने के लिए रखे गए हैं, तो वहीं रक्षाबंधन पर्व को लेकर सुंदर राखियां भी रखी गई हैं। ये हर वर्ष की भांति इस बार भी पहाड़ी बाजार जो नगर पालिका के तत्वाधान में प्रारंभ होता है उसका शुभारंभ किया गया है। जो महिला समूह हैं नगर पालिका के तहत ये बताया गया कि 50 के आसपास है, तो उसमें से बहुत सी महिलाओं ने अपना जो उन्होंने उत्पाद किया है उसको
को उन्होंने यहाँ पर, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाजार में आए, और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें, क्योंकि 3 दिन का बाजार है, 21, 22, 23 है, और 16, 17, 18 का है। तो इसमें सभी जिस प्रकार से महिलाओं द्वारा बनाई गई शुद्ध रूप से, जिसके अंतर्गत हम लोग महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। लगभग 51 स्वयं सहायता समूह गठित हो गए हैं नगर पालिका द्वारा, जिसमें 3 ELF भी हो गए हैं। ELF का मतलब है कि 10 समूहों का एक संगठन, महासंगठन जिसको कहते हैं, वो भी हमारा तैयार हो गया है। उसी के तहत हम लोगों ने एक बार इनके जो उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्टॉल नगर पालिका कैंपस में लगाए गए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग आएँ, अधिक से अधिक संख्या में पहाड़ी उत्पादों को खरीदें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते वर्ष नैनीताल में बारिश चार्टन लॉज में हुए भूस्खलन से लगभग 1 दर्जन से अधिक परिवार खतरे की जद में आ गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने जियो बैग लगाकर अस्थायी उपचार किया। बीते माह हुई मूसलाधार बारिश से चार्टन लॉज में दोबारा हुए भूस्खलन से एक बार फिर यहां घरों पर खतरे की घंटी बजने लगी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पालोवरम परियोजना प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व प्रमुख NHPC लिमिटेड विशेषज्ञ द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे जियोटेक सलाहकार व पूर्व सदस्य विशेषज्ञ भास्कर दत्त पाटनी ने बताया कि नैनीताल की पहाड़ियां बेहद संवेदनशील हैं, जिनकी भारवाहक क्षमता भी कम है। ऐसे में शहर में बनने वाली बहुमंजिला इमारतें खतरे को बुलावा दे रही हैं। ऐसा है कि नैनीताल जो शहर बसा हुआ है, ये जो मल्लीताल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वैसे भी 1880 का जो स्लाइड है उसका जो डेब्री मास नीचे आया है, तो सारा कंस्ट्रक्शन डेब्री मास के ऊपर ही है। अब दिक्कत ये है कि जब बरसात में या डोमेस्टिक वाटर है, ये जब नीचे जाता है ग्राउंड में, तो सैचुरेट होने के साथ ये डेब्री मास नीचे को चलने लगता है। जब वो डेब्री नीचे को मूव करेगा तो वो धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। देखना पड़ेगा जो वल्नरेबल जोन हैं, जो इस तरह के कहना चाहिए कि क्रिटिकल इशूज़ हैं, उनको डील करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत से ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो शॉर्टक्रीटिंग हो, पाइल्स हो, या उसके अलावा रॉक बोल्टिंग हो, या रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हों, तो वो हैं। हालात के साइट स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, उसको देखते हुए कैसा ट्रीटमेंट दिया जाए वो सोचा जाएगा। और बहरहाल आज की डेट में हमें अलर्ट होना है कि इस तरह जो भी ड्रेनेज सिस्टम है पहले उसको प्रॉपर किया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने प्रेस वार्ता करते हुए पश्चिम बंगाल के हालात पर टीएमसी सरकार को घेरा है और कहा कि बंगाल में दर्दनाक रेप और मर्डर की घटना हुई है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार सोई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गंभीर चोट के निशान शरीर पर पाए जाने से पता चलता है कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधे हुई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपराधी को बचाने का काम कर रहे। साथ ही एक शब्द राहुल गांधी की जुबान से भी नहीं निकल रहा है। राहुल गांधी बताएं कि संविधान को लेकर हाथ में चलते हैं, लेकिन असल में उसका क्या मतलब है, क्या वो जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी 3 सेक्टर की टीम की उसको अरेस्ट करके लाई, आप जेल में पड़ा। कौन ऐसे लोग हैं इसके पीछे? कौन सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, कौन सी ऐसी षड्यंत्र है जिसको ममता बनर्जी जी रोक रही हैं, क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं होने दे रही हैं? हर बार हर सुबह उठ के हाईकोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है, हाईकोर्ट डिसाइड कर रहा है, सीबीआई को तो हाईकोर्ट अब टेक ओवर करते, हाईकोर्ट ने बोला प्रिंसिपल को बाहर करो। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आज मान लीजिए आपके घर में चोरी होता है तो पहला सवाल पुलिस किससे करती है? घर के मालिक से करती है ना, कि कितने लोग रहते हैं, आपके यहाँ कुत्ता भी है, क्या है बताइए, कितने चौकीदार हैं, कितना कुक है, पूछती है आके ना। आप बताइए वहां पे इतना बड़ा रेप होता है और जाके प्रिंसिपल से नहीं पूछती है पुलिस कि क्या हुआ है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन का हेड है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने के कारण लाखों का माल जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में
अटेरा कंपनी के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर बमुश्किल काबू पाया। आग लगने में हमारे डर से तो कुछ रहता हुआ है। इनके अंदर थर्माकोल पड़ा है, कोई भी लेबर वाला बीड़ी पी रहा हो, क्या कर रहा हो हमें कुछ मालूम। अच्छा, जिस तरह बता रहे कि वेल्डिंग की तरह 2 सेकंड में हम उधर से चाय पी के इधर तक आए, जब तक तो काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था अपना ना इधर का। आपका क्या नाम है? पूरा धोले धर्माल है। क्या नाम है सर आप? फरमान मेरा नाम है। फरमान भाई, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि भाई वेल्डिंग की वजह से आग लगी है। वेल्डिंग का तो काम स्टार्ट नहीं हुआ था। सामने देखो, आपने मशीनें भी हटा दी। मशीन कहाँ यहाँ है ही नहीं मशीन। हमारे पीछे गोदाम है हमारा, उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है, गोदाम है। और गोदाम के पीछे एक्मे इंडस्ट्रीज है। एक्मे इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग सेट चला रखा था मैंने। ये स्ट्रक्चर का काम करने बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पीछे, और उसमें चिंगारी उठी है कटिंग सेट का। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल में एक कोबरा दिखने से हड़कंप मच गया। मामला गार्डन हाउस के समीप का है, जहां सुबह के वक्त एक कोबरा सांप दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। आमतौर पर नैनीताल में सांप कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक कोबरा दिखने से हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ देर बाहर आने के बाद ये सांप दीवार में छिप गया, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर समीपवर्ती जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र की तैयारी तेज कर दी है। सत्र के लिए अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। मानसून की बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा सत्र में आयोजित भराड़ीसैंण में यह सत्र आयोजित करना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष से सत्र की अवधि को कम से कम 15 दिन तक बढ़ाने की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि आपदा, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत राज्य के सभी विधायकों के सवालों के जवाब लिए सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक सदन के भीतर सत्ता पक्ष को राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सड़क पर राज्य सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर गैरसैंण के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। दरअसल हरीश रावत 21 अगस्त को गैरसैंण में उपवास पर बैठेंगे। हरीश रावत का आरोप है कि भाजपा ने गैरसैंण की अपेक्षा की है। गैरसैंण में जो विकास कार्य कांग्रेस शासनकाल में हुए, उससे आगे भाजपा ने कोई कार्य नहीं किए। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा ने गैरसैंण का अपमान और गैरसैंण की उपेक्षा की है। वहीं हरीश रावत के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना पसंद है, जबकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा भाजपा सरकार ने दिया है। वहीं यूकेडी भाजपा कांग्रेस पर गैरसैंण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसलिए इनको सद्बुद्धि दिया है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। 3-3.5 साल हो गए, आपने गैरसैंण में तो पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। हमारी विदाई के बाद कुछ नहीं हुआ गैरसैंण में। और अब जिस राजधानी की घोषणा की गई ग्रीष्मकालीन, उस राजधानी को का कहीं आता पता गैरसैंण वालों को दिख नहीं रहा है। इसलिए इनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और उसके बाद गैरसैंण वालों के साथ राजधानी को खोजूंगा, कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके। मैंने तो पहले ये तय कर लिया था कि अब इस प्रसंग को मैं नई उम्र के, नई उमंग के नौजवानों के लिए छोड़ूंगा, लेकिन भाजपा की सरकार जिस तरीके से गैरसैंण का अपमान कर रही है, वो मुझे सहन नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गैरसैंण के समुचित विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का भी काम
अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने गैरसैंण में कुछ भी काम नहीं किया है, केवल राजनीति करने की केवल उनकी योजना हमेशा वहाँ के लिए बनी है। और जिस प्रकार से आदरणीय हरीश रावत जी धरना प्रदर्शन और मौन व्रत की जो बात करते हैं वो उनकी आदत सी हो गई है। और जब उनके पास सत्ता थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गैरसैंण के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए उनको किसी प्रकार से बोलने के बजाय मौन व्रत ही उनको रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनका मौन व्रत सार्थक हो सकता है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं गैरसैंण के नाम पे। भले शुरुआत वहाँ पे जो विधानसभा भवन बनाना आदि वो हरीश रावत जी ने करी, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल एक किनारे छोड़ दिया, कुछ उसके आगे नहीं बढ़ पाए वो भी। और बीजेपी तो प्योरली राजनीति करती है वहाँ के लिए। उत्तराखंड का आंदोलन तो आज भी बोलता है कि राजनीति क्यों कर रहे हो, सीधा गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दो आप। आज स्थायी राजधानी घोषित हो जाएगा तो अपना भी सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। तो खाली राजनीति क्यों कर रहे हो, कर दो नहीं स्थायी राजधानी घोषित। तो उत्तराखंड का आंदोलन का अपना स्टैंड ही है। हम लोग बीच में गैरसैंण एक राउंड गए भी थे, पूरे 20 लोग गए थे हम वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे स्थायी राजधानी की तो बात करी है। शायद में हमने ये भी बोला कि भाई जो एक मत है हमारा कि 24 साल हो गए और 24 साल में जो है शहीदों को प्रॉपर स्मारक नहीं बनाया, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य, अकेला ऐसा राज्य है जहाँ 42 लोगों ने शहादत के बाद और असंख्य लोग जो आंदोलन में जो गोली से बच गए, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, जो कि जिनकी इतने ज़्यादा हैं कि उनकी तो गिनती नहीं हो सकती। राज्य आंदोलनकारी हैं तमाम लोग। आपको बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में धामी सरकार 21 अगस्त से मॉनसून सत्र का आयोजन करने जा रही है। सरकार का दावा है कि मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। वहीं विपक्ष सरकार से सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहा है। कितने प्रश्न? देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं, ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। सदन अगर जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं, 500 के लगभग प्रश्न हैं, तो कम से कम एक हफ्ते का सत्र होना चाहिए। एक दिन में कितने सवालों का जवाब दे पाओगे आप? मुश्किल से आप देखना, जो हमने सदन देखा है 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए होता है, 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे पाते हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदन ज़्यादा दिन चले ताकि राज्य के मुद्दों में बहस हो। इस समय राज्य में आपदा का मामला बहुत बड़ा है, 2 दिन को उसी के लिए बहस के लिए चाहिए, उस मुद्दे में बहस चाहिए। और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवान जगह जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारी हड़ताल में है, प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इन मुद्दों में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा तो निवेदन ये है सरकार से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से कि कम से कम 1 सप्ताह का सदन चलना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में 24 वर्ष बाद भी गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां भाजपा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने के साथ ही अन्य कार्यों को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी अब तक क्यों नहीं बनाया गया, इस पर दोनों ही दल खामोश हैं। देखना होगा गैरसैंण पर जारी सियासत कब थमेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।